तो ऐसा लगने लगा है कि आप रात को सोएंगे और सुबह जब उठेंगे तो आपको पता नहीं होगा कि कौन से राज्य की सरकार बचेगी और कौन सी गायब हो जाएगी। आज ऐसे ही कुछ खबर आ रही है तमिलनाडु की सरकार के बारे में। वो तो भला हो, जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, खुफिया विभाग है जो तमिलनाडु सरकार का, उसने एक बड़ी साजिश को नाकाम किया, उसको अस्थिर किया और एक तरीके से बेनकाब किया। टीवी के विधायक एन इलैयाराजा ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें 35 करोड़ रुपए की पेशकश की गई है और 15 विधायकों के इस्तीफे कराने की साजिश का आरोप है। सोचिए, रातों रात ये खेल, और ऑब्वियस सी बात है कि प्लानिंग तो काफी दिनों से चल रही होगी, लेकिन ये देखिए खबर आज हर टीवी चैनल इसको दिखा रहा है। प्लॉट टू टॉपल विजय's गवर्नमेंट, ₹35 करोड़ क्लेम, 3 अरेस्ट एंड डीएमके लिंक। डीएमके का एक लिंक सामने आ रहा है, 3 लोगों की गिरफ्तारी है। 15 एमएलए को, हर एमएलए को 35 करोड़ रुपए देने की पेशकश की गई थी। अब इसको थोड़ा सा विस्तार से आपको इस खबर को बता देते हैं। तमिलनाडु में विजय सरकार के 2 महीने भी अभी नहीं पूरे हुए थे कि इसको गिराने की साजिश शुरू हो गई। राज्य की खुफिया एजेंसी ने इस कथित साजिश को नाकाम करने का दावा किया है। रिपोर्टों के सूत्रों के हवाले से कहा गया है, सब सोर्स बेस्ड है, कि कई विधायकों से एक साथ इस्तीफा दिलाने की साजिश थी, यानी कि एक दो नहीं, एक साथ कई विधायकों से इस्तीफा दिलाने की साजिश चल रही थी ताकि सरकार गिर जाए। इसके साथ ही टीवीके के उंथगरई विधायक एन इलैयाराजा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि आईपीडीएस नाम की एक कंसल्टेंसी फर्म का व्यक्ति उनसे मिला और 35 करोड़ रुपए की पेशकश की। अब आप ये सोचिए कि ऐसा लग रहा है कि अब सरकार गिराने का काम कंसल्टेंसी फर्म्स करने लगी हैं। इतने बड़े पैमाने पर हो रहा है। अब ये बीजेपी के हवाले से है या डीएमके के हवाले से है, क्या पॉलिटिकल पार्टीज ने अब इस तरीके की कंसल्टेंसी फर्म्स को हायर करना शुरू कर दिया है कि भाई हमारी मदद करो सरकार गिराने में। इसीलिए 15-15 करोड़ 35 करोड़ रुपए हर एमएलए को ऑफर हो रहे हैं। अब आगे और सुनते जाइए। ये आईपीडीएस नाम की एक कंसल्टेंसी फर्म है, उसी का एक आदमी जिससे कि पता चला कि 35 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी हर एमएलए को। बदले में उन्हें टीवी के सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करना था। अब आप ये देख लीजिए कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का समर्थन करने के लिए ये 35 करोड़ रुपए की पेशकश की गई थी। सोच लीजिए कि ये खेल कहां तक जा सकता है। और सुनिए, विधायक ने यह भी बताया है कि बाद में उन्हें धमकी भी दी गई कि इस ऑफर की बात किसी से ना करें। यह भी उनको चुप कराने की भी बात कही गई। टीवी के विधायक की शिकायत पर अधिकारियों ने जांच शुरू की और एक कंसल्टेंसी फर्म के कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। अब कई रिपोर्ट्स के मुताबिक, जैसे एनडीटीवी की रिपोर्ट का मैं हवाला आपको दे रही थी, तो एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार जांच के दौरान अधिकारियों को डीएमके विधायक सेंथिल बालाजी से जुड़े लिंक मिले हैं। इसके बाद 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। पहली गिरफ्तारी चेन्नई में हुई जो कंसल्टेंसी फर्म से जुड़ा था, जबकि बाकी 2 लोगों को करूर से पकड़ा गया, अलग अलग जगह से। रिपोर्ट है कि गिरफ्तार लोगों में से एक का डीएमके नेता सेंथिल बालाजी और उनके भाई अशोक से करीबी संबंध था। तो आप सोच सकते हैं कि सेंथिल बालाजी और उनके भाई से उस व्यक्ति का करीबी संबंध था। पुलिस अधिकारी कथित साजिश और उसके बड़े नेटवर्क की जांच कर रही है। एक तरीके से ये साजिश बेनकाब हो गई। अब इसकी तह तक पुलिस पहुंच रही है। रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि साजिश में 15 टीवी के विधायकों को एक साथ इस्तीफा दिलवाकर सरकार गिराने की योजना थी। चेन्नई पुलिस और खुफिया विभाग ने शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की। इधर टीवी के विधायक एन इलैयाराजा ने शिकायत दर्ज कराई कि उन्हें विधानसभा स्पीकर जेसीडी प्रभाकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन के लिए 35 करोड़ की पेशकश की गई। अब टीवी के मंत्री का डीएमके पर भी हमला है। इस पूरे मामले में तमिलनाडु के मंत्री सीटी निर्मल कुमार ने डीएमके पर सीधा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि सेंथिल बालाजी से जुड़े लोग और करूर गैंग इस साजिश में शामिल है। पुलिस को सभी को गिरफ्तार करना चाहिए। मंत्री ने आगे आरोप लगाया कि डीएमके एआईएडीएमके नेता के पलानीसामी के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने दावा किया
और सीटी निर्मल कुमार ने क्या एग्जैक्टली कहा है मैं आपको कोट करके बताती हूँ। कई टीवी के विधायकों को 10 करोड़, 20 करोड़ या 50 करोड़ रुपए तक की पेशकश की गई। स्टालिन और उदयनिधि के इशारे पर सेंथिल बालाजी कई विधायकों से संपर्क कर रहे हैं, ये सीटी निर्मल कुमार का कहना है। अब टीवी के नैरेटिव गढ़ रही है ऐसा डीएमके ने कहा है, लेकिन ये हो क्या रहा है आज इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि कुछ ना कुछ साजिश विजय की सरकार को गिराने के लिए जरूर हो रही है। अब मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ। सिद्धार्थ, ये पूरा क्या आपको माजरा क्या लग रहा है? उसके बाद मैं अनिल जी के पास जाऊंगी कि ये जो पूरा जो प्रकरण सामने आया कि 35 करोड़ रुपए हर एमएलए को दिए जा रहे हैं, कंसल्टेंसी फर्म, ये तो पूरा एक ऐसा लग रहा है कि इंडस्ट्री बन गई है। सरकार को गिराने की इंडस्ट्री इस समय थ्राइव कर रही है कि जहां हो सके एक कंसल्टेंसी फर्म हायर करो, बल्क में एमएलए को खरीदो, चाहे एमपीज को खरीदो, सारा काम ये हो रहा है कंसल्टेंसी फर्म के जरिए। क्या कहेंगे इस पर? हाँ, इसमें थोड़ा सा जिस तरह से आनंद जी ने समझाया और जिस तरीके से भाजपा का या राष्ट्रीय दलों का, भाजपा तो छोड़िए पूरे राष्ट्रीय दलों की स्थिति तमिलनाडु में कमजोर है, उससे आनंद जी की बात से मुझे एक ही चीज धीरे धीरे समझ में आई, जो कि 3 मिसालों में हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। पहला मिसाल ये कि मच्छर ने हाथी को काटा, दूसरा मिसाल ये कि मच्छर ने हाथी को कुश्ती में पटक दिया, और तीसरा ये कि मच्छर ने शेर से दोस्ती करके हाथी को परेशान किया। पहला वाला मुमकिन लगता है, दूसरा वाला नामुमकिन लगता है, और तीसरे के लिए थर्ड बॉडी की जरूरत होती है। जब थर्ड बॉडी की एंट्री होती है तो फिजिक्स में 3 बॉडी प्रॉब्लम आज तक सॉल्व नहीं होता है, बड़ा केओस हो जाता है। तो जब थर्ड बॉडी की एंट्री होती है तो अंजाम की कोई गारंटी नहीं होती है। मच्छर के कहने पर शेर ने अगर हाथी से पंगा ले भी लिया तो शेर और हाथी में से इस जंग में कौन जीतेगा? मच्छर का दोस्त शेर या हाथी, हाथी या हाथी के हाथों शेर नेस्तनाबूद भी हो सकता है। तो होगा ये कि शेर जीतेगा या हाथी, पर मच्छर खत्म हो जाता है। तो तमिलनाडु में आज की तारीख में टीवी के शेर है, डीएम के मच्छर है, और बीजेपी या कांग्रेस जितने भी राष्ट्रीय दल हैं, या राष्ट्रीय दल के नाम पे जितने भी राष्ट्रीय दल हैं, वो सीपीआई सीपीएम हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे जो राष्ट्रीय दल हैं वहां पर क्या कहते हैं, पूरी तरह से वो दूर रहते हैं। वो उस जंगल से उनको लेना देना ही नहीं है, वो दूसरे जंगल के शेर हैं। तो ऐसे में ये हम लोगों ने ये एक्सपेरिमेंट देखा हुआ है। एकनाथ शिंदे ने भी उद्धव ठाकरे को निपटने के लिए बीजेपी का दामन थामा, पर बीजेपी उसी शिंदे को निगल गई। तो मच्छरों का यही हाल होता है। तो भारत में ऐसा कोई आज तक एक भी उदाहरण नहीं है कि बिना राष्ट्रीय दल के समर्थन के एक क्षेत्रीय दल दूसरे क्षेत्रीय दल को विधानसभा के पटल पर सरकार गिराने की एक भी मिसाल आज तक नहीं है। ये आप गूगल सर्च करके जितना भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से पूछ के देख लीजिए। एक क्षेत्रीय दल अगर दूसरे क्षेत्रीय दल को निपटने की कोशिश करता है तो उसमें राष्ट्रीय दल का समर्थन चाहिए, अकेले अकेले नहीं निपट सकता है। और यहाँ पर क्योंकि वो दोनों राष्ट्रीय दल, ये जितने भी राष्ट्रीय दल हैं, कर रहे हैं कि ये बिना बीजेपी के टैसिट सपोर्ट के ये संभव नहीं है, आप ये कह रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस जंगल में वो शेर है ही नहीं ना, बीजेपी इस जंगल की शेर है ही नहीं। तमिलनाडु में कोई भी राष्ट्रीय दल है ही नहीं पिक्चर में, चाहे बीजेपी नहीं है, कांग्रेस नहीं है, सीपीआई सीपीएम नहीं है, जितने भी राष्ट्रीय दल है वो है नहीं। तो मेरे ख्याल से इसको आपको ऐसा देखना पड़ेगा कि कभी कभी होता यह है कि हम पुलिस किसी को अरेस्ट कर लेती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आदमी, भारत में पुलिस को किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि उस आदमी ने वो गलती की है। इसका सबसे ताजा उदाहरण हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से लेकर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सबको 2-2 साल जेल में रखा, लेकिन एक को भी सजा तो हुई नहीं। तो मेरे ख्याल से हुआ ये होगा कि जिस तरीके से एक तरह से भेड़िया धसान हो रहा है, टीवी के जिस तरीके से पॉपुलर हो रही है, और जिस तरह से आनंद जी ने कहा बाकी सभी दलों के लोग किसी न किसी तरह से टीवी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि टीवी के पास, क्योंकि आज उनके पास पुलिस है, तो उन्होंने कोई इस तरह का केस करने की बात की हो, ताकि जो उनके तरफ आने वालों की संभावना है वो और ज्यादा बलवती हो जाए। क्योंकि हमें पता है वोट शेयर उनके पास अच्छा है, लेकिन टीवी के पास अपने आप में आज की तारीख में उनके पास 108 सीट शायद है, जो कि अपने आप में मेजोरिटी नहीं, अपने आप में बहुमत नहीं है। तो पूरे बहुमत प्राप्त करने के लिए जब दूसरे तरफ से लोग आ रहे हैं, तो दूसरे तरफ हम थोड़ी गलतफहमी फैला दें, लोगों के अंदर कुछ इस तरह की शगुफा फैला दें, ताकि जो आने वाले हैं उनके आने की संभावना बढ़ जाए। तो इसको डिस्क्रेडिट करने के लिए मेरे ख्याल से ये तमिलनाडु के इंटरनल क्षेत्रीय दलों के राजनीति का खेल है। इसमें कहीं पर भी किसी राष्ट्रीय दल का कहीं है नहीं, और असल में भी ऐसा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि आपने जो जिस तरह का न्यूज आ रहा है कि एक एक एमएलए को 35 करोड़ रुपया दिया जा रहा है और 15 एमएलए हैं, तो ये सब मिला के 500 करोड़ से ज्यादा हो जाता है। मेरे ख्याल से किसी क्षेत्रीय दल के पास
तमिलनाडु में, उसमें भी हारे हुए क्षेत्रीय दल के पास 500 करोड़ रुपया होगा किसी को देने के लिए। मुझे इसमें बहुत आश्चर्य होता है। सोचिए ना, आप जो कहानी चल रही है, जो न्यूज चल रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि एक एक एमएलए को 35 करोड़ रुपए का ऑफर हुआ है। यही तो एफआईआर या जो भी अरेस्ट हुआ है। 35 करोड़ और 15 एमएलए का मतलब हो जाता है 500 करोड़ रुपए। मुझे बताइए, क्षेत्रीय दल, उसमें भी जो क्षेत्रीय दल तमिलनाडु में हारा हुआ है, उसके पास 500 करोड़ रुपए ऐसे रखा हुआ है क्या कि किसी को दे देगा? तो ये मेरे ख्याल से टीवी के अपने आप को, अपने बहुमत को मजबूत करने के लिए लोग उसके तरफ आना चाह रहे हैं। आने का रास्ता साफ हो जाए, इसीलिए सामने वाले की तरफ एक गलतफहमी फैलाने की कोशिश है। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा कोई तथ्य के रूप में इसको देखना है। इसमें कोई नीति नहीं है, राजनीति ज्यादा है। राजनीति में होता यह है कि कोई ठोस चीज होती नहीं है, एक शगुफा फैला दिया जाता है जिससे कि हवा अपनी तरफ इसको। आप ये कह रहे हैं कि ये टीवी के ने अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए इस तरीके की ये एक मनगढ़ंत खबर बनवाई है या फिर ऐसा करवाया है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि इस न्यूज में जितने भी फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, वो फैक्ट्स देखने में नहीं दिख रहे हैं ना। कि आप कह रहे हैं कि 15 एमएलए को 35 करोड़ रुपए ऑफर किया गया है, तो ठीक है, अगर 35 करोड़ रुपए ऑफर किया गया है, इसका मतलब 500 करोड़ होता है। 500 करोड़, मुझे बताइए, तमिलनाडु में क्षेत्रीय दल जो कि तमिलनाडु से बाहर उनका वजूद नहीं है, चाहे एआईएडीएमके हो, चाहे डीएमके हो, चाहे टीवी के तो छोड़ दीजिए, सत्ता में है, वो वाइको वगैरह हो। ये बताइए, तमिलनाडु से बाहर आंध्र प्रदेश छोड़िए, पांडिचेरी तक में उनका एक सीट नहीं जीत सकते, तो उनके पास 500 करोड़ रुपए घर में रखा हुआ है क्या कि उठा के दे देंगे और 15 करोड़ ले लेंगे? तो मेरे ख्याल से टीवी के को पता है, जिस तरह से आनंद जी ने कहा कि वो बहुत पॉपुलर हो रही है, बहुत उसके लोगों का झुकाव उसके प्रति है। और लेकिन उसको ये भी पता है कि बहुमत के लिए जितना आंकड़ा चाहिए, बहुमत से 10-15 कम है। तो थोड़े लोग जो उस तरफ से आने की कोशिश कर रहे हैं, उनका रास्ता साफ करने के लिए एक तरह से सामने वाली टीम के अंदर एक तरह, जिसे कहते हैं ना, माइंड गेम्स खेला जा रहा है। क्रिकेट में भी होता है, मैच शुरू होने से पहले दोनों कैप्टन एक दूसरे के बारे में कुछ ऐसी बातें करते हैं कि सामने वाले को हड़काया जाता है। ये हड़काने की बात है। बाकी मुझे नहीं लगता है कि तमिलनाडु की राजनीति में राष्ट्रीय दलों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। मैं फिर ये कह रहा हूँ, राष्ट्रीय दल बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सीपीआई हो, वो पूरा का पूरा तमिलनाडु जो है वो क्षेत्रीय दलों का खेल है। और आज तक भारत में ऐसा इतिहास नहीं है कि एक क्षेत्रीय दल दूसरे क्षेत्रीय दल को अपनी ताकत पर निपट सके। उसको निपटने के लिए कहीं बाहरी ताकत की जरूरत होती है, और बाहरी ताकत तमिलनाडु में है ही नहीं। जब जहां पर है ही नहीं, सीधे वहां पर ताकत है ही नहीं, तो ये होना मुश्किल लग रहा है। मेरा शक